नमस्कार फ्रेंड्स, गुड डे। मैं हूं आपका होस्ट अतुल आर्या और आप देख रहे हैं ट्रैवलेशन एटसेट्रा चैनल, जो यात्रा से, सफ़र से, जर्नी से, एक्सप्लोरेशन से जुड़ा हुआ चैनल है। आज हम आपको हमारे राजस्थान के एक ऐसे किले में ले चल रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा। ये किला जो है बहुत पुराना है और कहा जाता है कि ये जो है एशिया का सबसे बड़ा किला हुआ करता था, लेकिन आज इसका नंबर जो है दूसरा है। और इस किले का इतिहास भी बहुत पुराना है, इसी की तरह, जो सैकड़ों वर्षों में फैला हुआ है। और इसमें कहीं इतिहास है, कहीं मिथक है, कौन जाने क्या क्या कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। तो आज हम आपको वहीं लेकर चल रहे हैं। इसके बारे में आपने शायद ज़्यादा नहीं सुना होगा और यहाँ ज़्यादा लोग जाते भी नहीं हैं। सिर्फ कुछ तीर्थयात्री वगैरह आते हैं, वो भी सावन वगैरह के महीने में, जब क्योंकि यहाँ शिव जी का मंदिर है तो पूजा के लिए आते हैं। तो आज हम आपको वहीं ले चल रहे हैं थोड़ी देर में। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम आपको राजस्थान के एक किले में ले चल रहे हैं जिसका नाम है बयाना का किला। ये जो है बयाना तहसील में है और बयाना शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही बड़ा किला है। एक टाइम था जब, मैंने जैसे आपको बताया, एक टाइम था जब ये एशिया का सबसे बड़ा किला हुआ करता था। इस किले का इतिहास कई सदियों में फैला हुआ है। ये भी कहा जाता है कि इस किले को 1040 ईस्वी में जदौन राजपूत राजा विजयपाल ने बनवाया था। जदौन शब्द शायद यादव शब्द का अपभ्रंश लगता है। एक वक्त था जब बयाना मुगल काल में नील की मंडी के लिए मशहूर था। 1195 से 1196 ईस्वी के बीच मोहम्मद गौरी ने बयाना पर हमला कर दिया और राजपूत राजा कुमारपाल को हार का सामना करना पड़ा। आज हमारे साथ इस किले के बारे में बताने के लिए चल रहे हैं राजेश गुर्जर, जो हमारे गाइड हैं और इस किले से अच्छी तरह परिचित भी हैं। तो आइए चलते हैं बयाना का किला देखने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है? राजेश गुर्जर। राजेश जी, आप यहीं पे हैं, इस बयाना हाँ। के किले में ही काम करते हैं? जी सर। तो कब से काम करते हैं आप? हमें करीब 2-1 साल हो गए हैं। ओके। तो इस काम को जब आपको यहाँ पे जब नौकरी दी गई थी, हाँ, तो क्या इसके बारे में कोई ट्रेनिंग वगैरह भी दी गई कि इस किले के बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ? हम तो ऐसे ही लगाए गए कि किले में कोई तोड़ वोड़ ना करे, सीढ़ियों पर कोई गंदगी ना फैलाए और देख रेख करें, क्योंकि बहुत उग्रवादी जो आते हैं वो क्या कि दीवार को तोड़ देते हैं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट हमें जॉब दी है, तो हम किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। तो हमने सोचा कि चलो खुद ही अतीत के पन्ने पलटते हैं और इस किले के इतिहास को अपनी नजरों से खोजने की कोशिश करते हैं। किले की सीढ़ियां घुमावदार हैं और आप जानते ही होंगे कि पुराने जितने भी किले हैं और जो अविजित हैं, जिन्हें किसी हमलावर को काबू में करने का सौभाग्य नहीं मिला, उनमें प्रवेश द्वार एकदम सीधे नजर नहीं आता, रास्ता घुमावदार होता है। बयाना का यह किला एक छोटे से मैदान में स्थित है जो 2 हिल रेंजेस के बीच मौजूद है। यहां से होकर गंभीर नदी भी बहती है। बयाना की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 196 मीटर या करीब 643 फीट। जैसा कि हमने बताया, इस किले का इतिहास कई दौर से संबंध रखता है और उन समय कालों की निशानियां भी यहां दिखाई देती रहती हैं।
किले में प्रवेश करते ही नजर आता है एक विशाल घंटा। तो अगर घंटा है तो मंदिर भी होना चाहिए। जी हां, अंदाजा सही है। हमें इस मंदिर से श्रद्धालु भी निकलते नजर आए और जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े तो ये कोर्टयार्ड दिखाई पड़ा। शायद तब ये एक रिसेप्शन सेंटर रहा होगा। आने वाले अतिथि सबसे पहले यहीं रुकते होंगे और फिर दिखाई देता है ये मंदिर। यहीं से ये श्रद्धालु जा रहे थे और आगे बढ़ने पर यह भवन दिखाई देता है। सोचा इसका भी जायजा लिया जाए। भवन की हालत जर्जर है। लोगों ने इसे अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे तो हैरानी हुई कि क्या ये लिखने वाले भाई साहब अपने साथ कोई सीढ़ी लाए थे, क्योंकि ये लिखावट जमीन से करीब 20 फीट की ऊंचाई पर तो होगी। यहां हर कहीं लोगों के नाम, संदेश और टेलीफोन नंबर लिखे दिखते हैं। ऐसे भवन बनाने की हैसियत तो है नहीं, तो अपनी नेम प्लेट ही लगा दी जाए। इस बिल्डिंग की हालत बाकी किले की ही तरह खस्ता है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अपनी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी हमारी ही तो है। शायद ये जगह रानियों का निवास रही होगी, क्योंकि बीच में तुलसी का पौधा लगाने की जगह मौजूद है। आप इस हिस्से के आर्किटेक्चर को सराहे बिना नहीं रह सकते। इसे बस थोड़े से प्यार की जरूरत है। हालांकि लोगों ने अपने प्यार का बखान दीवारों पर जरूर उंडेला है और यहां तो वीडियो कॉल करने की भी गुजारिश की गई है। इस भवन की ऊपरी मंजिल की ओर ये सीढ़ियां जाती हैं जो काफी संकरी हैं। खैर, जैसे तैसे ऊपर पहुंचे तो वहां से पूरे किले का विस्तार नजर आया। बताते हैं कि यह कुल 9 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। सामने आप इस किले की दीवार देख सकते हैं, कितनी दूर तक फैली है। चलिए अब बाकी किले के दर्शन करते हैं। बाहर के कोर्टयार्ड में एक चौकी पर दाना चुगते ढेर से तोते नजर आते हैं और मोर भी, और ये हमसे बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। किले के अंदर कई भवन बने हुए हैं और स्थानीय लोगों की बकरियां भी यहां चरती नजर आईं। कुछ लोगों ने इस जगह को अपना टेम्परेरी बेस भी बना लिया है। हालांकि यह गैर कानूनी है। पता चला कि संबंधित अधिकारी कभी कभी यहां छापा डालते रहते हैं, तब ये लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर लौट आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां और भी कई बिल्डिंग हैं। बेहतर होगा कि सरकार का एएसआई विभाग इन इमारतों के बाहर बोर्ड लगा दे, ताकि पता चले कि किस भवन का क्या इतिहास है और क्या उद्देश्य रहा है। वैसे सुना है कि विभाग यहां सुधार के काम में लगा हुआ है। और लीजिए, हम पहुंच गए इस मिनी कुतुब मीनार के पास। ये दिल्ली की कुतुब मीनार जितनी बड़ी तो नहीं है, पर बनावट बहुत ही शानदार है। पत्थरों के बीच इतना गैप भी नहीं है कि चाकू का फल जा सके। हमारे गाइड ने हमें इसके बारे में बताया। ये सर कुतुब मीनार ही है। तो इस पे क्या कि राजा ऊपर चढ़ के, मतलब राजा के संकेत दिए जाते थे इस पे चढ़ के, कि राजा जीत गया है, हार गया। जैसे युद्ध होते थे उनमें, तो उसके संकेत के कारण ये बनाया गया हुआ है। अभी क्या इसके ऊपर कुछ और भी इमारतें थीं या ऊंचाई थी जो अब नहीं है, गिरा दिया गया है कुछ? ये तो सर बरसातों में और उनमें गिर गया है। ये तो लोग बाग हैं कि लोग बागों ने ढैसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें हो चुकी हैं, काफ़ी पुरानी इमारतें, तो बरसातों में और उनमें ढैस जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी इसमें नज़र आ रही है बड़ी कमाल, कि जो पत्थर जो लगाए गए हैं, एक तो वो गोल हैं जी के हिसाब से, और उनमें बीच में मसाला नहीं है कहीं पे। इसमें सर मसाला क्या है, उसी डिजाइन के पत्थर हैं, तो पत्थर के ऊपर पत्थर कोई केमिकल से चिपकाए गए हुए हैं, ये केमिकल वगैरह से। जहां तक हमारी जानकारी है, इस दौर में चूना के साथ उड़द की दाल को कोल्हुओं से पीसा जाता था और इससे जो मसाला बनता था
वो सैकड़ों साल तक चलने वाला बहुत ही मजबूत मटेरियल होता था। यहाँ के अजीब से पेड़ इस जगह के रहस्य को और बढ़ाते लगते हैं। और यहीं हमें दिखी ये भीमलाट। इसे 371 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ के पूरा होने पर बनवाया था। तो भीमलाट की कहानी है कि इस पे ऊपर क्या कि लाइट जलती थी ऊपर पहले। अच्छा। तो राजा जो तिमनगढ़ का था उसको संकेत मिलते थे कि मेरा भाई ये बाणासुर राजा और तिमनगढ़ का जो राजा ये भाई भाई थे दोनों। तो उसको संकेत दिए जाते थे आपस में। अच्छा। उधर भी ऐसा कोई जुगाड़ लग रहा होगा और इधर ये भीमलाट लग रही थी, तो इससे उनको संकेत मिलते थे कि अब मेरा भाई खतरे में है। मैंने आपसे कहा था ना कि इस किले का इतिहास कई सदियों में फैला पड़ा है। इस लाट पर किसी लिपि में कुछ लिखा भी है। यहां से नीचे सड़क तक का विहंगम दृश्य नजर आता है और हमारा गौरवशाली तिरंगा भी। किले में जगह जगह इस तरह पत्थर बिखरे नजर आते हैं। डर लगता है कि ये अनमोल विरासत धीरे धीरे गुम ही ना हो जाए, कहीं ये लोगों के घरों तक ना पहुंच जाए। किले में एक तोप भी है। कहते हैं कि इसे बनाने में अष्टधातु का इस्तेमाल किया गया था। हम और आगे बढ़ते जाते हैं तो और टूटे फूटे भवन दिखाई देते हैं। छतें गायब हैं। सामने ये क्या है? ये रानी की हवेली जो आप बता रहे थे कि हाँ। उन्होंने जौहर किया था। जौहर किया था, वही हवेली है ये रानी की। जो इसका मेन गेट है वहाँ पर रानी ने जौहर किया था, उसके हाथ और सिर छपा हुआ है अब भी। तो हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। और इस जगह से दिखता है किले का निचला हिस्सा। सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बताया गया कि वो कभी दुकान या किले का बाजार हुआ करता था। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम वहीं जाएंगे। शाम ढल रही है और बदल रहा है इस किले का माहौल भी। ये है वो महल जहां आज भी रानी के हाथों और सिर की छाप मौजूद है। मैं और आगे बढ़ता जाता हूं ताकि अंधेरा होने से पहले इस किले का ये हिस्सा तो पूरा देख ही सकूं। उसी गेट से वापसी होती है जहां से दाखिल हुए थे। अब बात यहां आने वाले टूरिस्ट के ठहरने के बारे में। अच्छा, जो टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं हाँ। देखने के लिए, जी, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कहाँ से आएं? और अगर रुकना चाहें वो, जैसे कि एक दिन में तो ये नहीं देखा जा सकता किला, बहुत एक बड़ा दिन में नहीं देखा जा सकता। कोई टूरिस्ट आता रुकना चाहते हैं तो वो बयाना जाके होटल में रुकते हैं। मतलब होटल है अच्छे हाँ। लेवल के? हाँ, बढ़िया है। बयाना के अंदर होटल बनी हुई हैं, तो उनमें जाके विश्राम करते हैं। इस शहर में जैसा कि इन्होंने बताया कई होटल मौजूद हैं। हम भी इस होटल में टिके थे। इसके अलावा भी और होटलों की जानकारी हम आपको देते चलते हैं। आइए अब आपको बताएं कि यहां पहुंचा कैसे जाए। अगर आप सड़क के रास्ते आएंगे तो दिल्ली से आगरा वाला रास्ता लीजिए। मथुरा से आपको दाईं ओर मुड़ना होगा। फिर वहां से भरतपुर होते हुए आप बयाना पहुंचेंगे। अगर रेल से आएंगे तो बयाना जंक्शन पर उतरिए। ये दिल्ली मुंबई रेलवे नेटवर्क पर है। आप यहां पहुंचकर टैक्सी ले सकते हैं। बाई एयर आने वालों के लिए दिल्ली या आगरा 2 एयरपोर्ट्स हैं। और मौसम सही रहता है अक्टूबर से फरवरी मार्च तक। तब गर्मी ज्यादा नहीं होती। तो इस नई डेस्टिनेशन के लिए प्लान बनाइए। आपके लिए 3 दिन काफी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था बयाना जो आज आपने देखा हमारे साथ। आप भी यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि अपने इतिहास को जानना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, दायित्व भी है, और इससे हम गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। यहाँ गर्मी में मत आइएगा, क्योंकि ये राजस्थान में है तो गर्मी बहुत पड़ती है। लेकिन जो मौसम जब अक्टूबर से शुरू होता है और मार्च तक जाता है, उसमें आप यहाँ आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन हम इस बयाना के बारे में एक बड़ा एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा इतिहास, इतना लंबा चौड़ा इतिहास इतने छोटे से एपिसोड में समेट पाना मुमकिन नहीं था।
तो हम एक बड़ा सा डिस्क्रिप्टिव एपिसोड बयाना के बारे में बताएंगे। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें नवाजते रहिए। मेरी ईमेल आईडी यहाँ नीचे मैंने दे रखी है, उसके ऊपर आप अपने रिमार्क्स, अपने कमेंट्स, अपनी सजेशंस दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल देखते रहें, क्योंकि हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और हमारे इस चैनल का नाम है ट्रैवलेशन एटसेट्रा। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट अतुल आर्य को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।